गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रीशियन ऑफ हीटर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय के अंतर्गत अध्याय 11 के अंतर्गत आपको दाब चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। इस अध्याय में आज ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने दाब के बारे में क्या पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने दाब की परिभाषा देखा है कि दाब होता क्या है। फिर उसके बाद दाब को हम मैथमेटिकली मतलब गणितीय रूप से उसका सूत्र क्या होता है कि दाब का सूत्र क्या होता है, तो आपको बताया गया P बराबर F बटे में, जहाँ पे दाब को P से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद दाब के विभिन्न प्रणालियों में मात्रक बताए गए। जब भी किसी राशि को डिफाइन कर लिया जाता है, परिभाषित कर लिया जाता है, तो सबसे पहला काम उसका मात्रक जो है बताना होता है। और मात्रक कहाँ से आता है? सूत्र से ही आता है। तो जब आपको दाब का मात्रक बताया गया था तो उसी समय पे आपको उसका सूत्र भी बताया गया था, और दाब का जब सूत्र बताया गया था तो उसी समय पे आपको मात्रक भी निकाल कर बताया गया था कि मात्रक कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया था कि दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन दाब के बारे में जिस वैज्ञानिक ने चर्चा की थी उसका नाम था पास्कल, और उन्हीं के नाम पे दाब का एक मात्रक पास्कल भी होता है। फिर हमने आपको ये समझा था कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब 1 पास्कल के बराबर होता है। इसके बाद हमने आपको इसी सीरीज में विभिन्न प्रणालियों में मतलब कि जो 3-4 सिस्टम आपको बताए गए थे, जैसे कि ब्रिटिश प्रणाली, जैसे कि फ्रेंच प्रणाली, जैसे कि मीट्रिक और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इन चारों पद्धतियों में आपको दाब के मात्रक बताए गए थे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आसान से प्रश्न होते हैं जो कि अलग अलग प्रणालियों से मात्रक से भी पूछे जाते हैं। तो पीछे के 2 वीडियो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। आज हम देखेंगे कि दाब मापी यंत्र कौन कौन से हैं, और इस लेक्चर का महत्व ये है कि आपसे जो है ऑब्जेक्टिव परीक्षा में कई बार दाब मापी यंत्र के बारे में पूछा जाएगा, या ये पूछ लिया जाएगा कि इस दाब मापी यंत्र या इस यंत्र से हम क्या चीज़ मापते हैं। तो आप अगर इसके बारे में जानते रहेंगे तो आप उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो सबसे पहले हम दाब मापी यंत्र के बारे में बताते हैं। तो देखिए, दाब मापी यंत्र जो पहला होता है वो मैनोमीटर कहलाता है, और सेकंड जो दाब मापी यंत्र है वो मैकेनिकल गेज कहलाता है। अब मैनोमीटर जो दाब मापी यंत्र है इसके भी कई प्रकार हैं, तो उनके थोड़ा सा आप उसके बारे में देख लीजिए। पहला जो प्रकार है साधारण मैनोमीटर मतलब सिंपल मैनोमीटर। अब आपको अगर परीक्षा में पूछा जाए कि दाब मापने का यंत्र क्या है, इनमें से 4 विकल्प में मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि मैनोमीटर है, मैकेनिकल गेज है, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि मैनोमीटर से भी हम दाब नापते हैं और मैकेनिकल गेज से भी दाब मापते हैं। अब जैसे कि मैनोमीटर में भी आपको कई टाइप हैं, जैसे साधारण मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो मैनोमीटर का ये आपने हायरार्की देखा, मतलब कि मैनोमीटर के कितने प्रकार हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि साधारण मैनोमीटर भी 3 प्रकार का होता है। पहला पाइजोमीटर, सेकंड यूट्यूब मैनोमीटर, और तीसरा सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो साधारण मैनोमीटर के 3 प्रकार थे, उनके नाम आपको बताए गए। और मैनोमीटर का जो एक अन्य प्रकार था जिसका नाम था डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये भी दाब मापी यंत्र में प्रयोग होता है। अब डिफरेंशियल मैनोमीटर के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर और दूसरा है इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। इसके बाद हम आपको बताते हैं मैकेनिकल गेज के बारे में। मैकेनिकल गेज कितने प्रकार के होते हैं? तो मैकेनिकल गेज 4 प्रकार के होते हैं, और मैकेनिकल गेज एक दाब मापी यंत्र है। तो इसका अर्थात मतलब ये हो गया कि इसके जो 4 प्रकार हैं वो भी क्या होंगे? दाब मापी यंत्र होंगे। तो पहला मैकेनिकल गेज का जो प्रकार है वो डायफ्राम प्रेशर गेज, प्रेशर का मतलब दबाव ही होता है, तो डायफ्राम प्रेशर गेज। दूसरा है बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, और तीसरा है डेड वेट प्रेशर गेज, और चौथा है निम्न प्रेशर गेज। तो देखिए, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसके बारे में बस थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि ये
विभिन्न प्रकार के दाब मापी यंत्र हैं और इनके बारे में विस्तृत अध्ययन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस केवल इनके नाम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उतनी हमने आपको जितना आपके लिए महत्वपूर्ण था उतना समझा दिया है। अब आगे इस अध्याय पर जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न हैं, आंकिक प्रश्न हैं, उनको कैसे हल करना है, अभी तक आपने जो अपने 3 वीडियो में पढ़ा है उनकी मदद से हम आपको सिखाएंगे कि कैसे प्रश्नों को हल करना है। और जो भी अभी तक दाब के अध्याय से पढ़ाया गया था, जो भी महत्वपूर्ण सूत्र आपको बताए गए थे, उन पे आधारित प्रश्न कैसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आप क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है कि एक उल्टी बाल्टी 47.6 मीटर गहरी झील के तल पर रखी है। घंटी में 50 सेंटीमीटर क्यूब वायु निहित है। घंटी को झील की सतह पर लाने पर इसमें निहित वायु का आयतन क्या होगा, जबकि ब्रैकेट में आपको दिया गया है वायुमंडलीय दाब कितने के बराबर है? पारे के 70 सेंटीमीटर स्तंभ के दाब के बराबर है और पारे का घनत्व कितना है? 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा प्रश्न का बैकग्राउंड मैं आपको समझाता हूँ। जब मैंने आपको दाब का अध्याय बताया था तो उसमें पढ़ाया गया था कि किसी भी द्रव भरे टैंक में गहराई पर एक दाब होता है। वह दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब प्लस गहराई के आधार पर निर्धारित होता है, जिसके लिए फार्मूला क्या बताया गया था? रो जी एच। अगर मान लीजिए एच गहराई पे है कोई भी वस्तु, किसी द्रव में कोई वस्तु अगर एच गहराई पर है तो उस वस्तु पर कितना दाब होगा? तो ये रो जी एच के फार्मूले से निकलता है, जहाँ पे रो क्या होता है? जिस लिक्विड में अर्थात जिस द्रव में वो वस्तु रखा गया उसका घनत्व, जी का मतलब आपको पता ही होगा गुरुत्वीय त्वरण, और एच का मतलब कितनी गहराई पर है। तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे और इसमें एक जो फार्मूला आपका इस्तेमाल होगा वो बॉयल का नियम। जब आपको पढ़ाया जा रहा था तो दाब से संबंधित कुछ नियम बताए गए थे, जिसमें बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, डाल्टन का नियम, पास्कल का नियम, ये सारे नियम बताए गए थे। तो इस प्रश्न के लिए बॉयल का नियम इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि आपको दिया गया है कि जब घंटी उल्टी रखी गई है तो उसमें 50 सेंटीमीटर क्यूब वायु निहित है, मतलब उसमें जो वायु का आयतन है वो 50 घन सेंटीमीटर है। जब वो वायु का बुलबुला सतह पर ऊपर आएगा तो दबाव तो कम होगा, और दबाव कम होगा तो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। यही तो बॉयल का नियम था। इसका मतलब इस वाले प्रश्न के लिए बॉयल का नियम का इस्तेमाल होगा। और इस प्रश्न को हल कैसे करना है इसको देखिए। अब चूंकि दिया क्या गया है? H1 दिया गया है, मतलब हाइट दी गई है कि 47.6 मीटर गहराई पर है। तो 47.6 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 4760 सेंटीमीटर। और V1 मतलब आयतन कितना है? जिस गहराई पे वायु का बुलबुला है उसका आयतन उस समय 50 घन सेंटीमीटर है, और जल का घनत्व पता ही होता है कि 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो वायु का बुलबुला जिस द्रव में रखा है वो द्रव जल ही है, और जल का घनत्व हमें पता होता है। H2 70 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब वायु का बुलबुला सतह पर आएगा तो उस समय उस पर केवल वायुमंडलीय दबाव होगा, और वायुमंडलीय दबाव के कारण जो पारा होता है वो 70 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे चढ़ जाता है। तो इसका मतलब H2 कितना होगा? 70 सेंटीमीटर। और D2 क्या लेंगे हम? क्योंकि हम वायुमंडलीय दबाव जो है मरकरी ट्यूब से ही मापते हैं। इसका मतलब कि जो वायुमंडलीय दबाव है तो इसके मापने के लिए जिस लिक्विड का हम इस्तेमाल करते हैं वो मरकरी होता है, और मरकरी का घनत्व क्या होता है? 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो वायुमंडलीय दबाव को हम P0 से P0 से प्रदर्शित करते हैं, और ये किसके बराबर होगा? H2 इंटू D2 इंटू G के बराबर होगा। और H2 क्या होगा? जो वायुमंडलीय दबाव के कारण पारे की जो ऊंचाई होती है, और ये कितनी होती है? 76 सेंटीमीटर के बराबर होती है। तो बॉयल के नियम का इस्तेमाल करेंगे। P1 V1 बराबर P2 V2, और P1 का मतलब जो 47.6 मीटर की गहराई पर जब वायु का बुलबुला है तो उस समय उस पर प्रेशर कितना होगा वायु के बुलबुले पर?
वायुमंडलीय दबाव के बराबर होगा और जितनी गहराई पर है गहराई के कारण होगा। तो ये कितना होगा P0 प्लस H1D1G इंटू V1। और ऊपर आएगा तो दबाव कितना होगा, केवल वायुमंडलीय दबाव होगा P0 इंटू V2। अब इसको हम सरल करेंगे तो V2 बराबर क्या हो जाएगा P0 प्लस H1 इंटू D1 इंटू G बटे में P0। आप देखेंगे इसको पक्षांतर करने आपको आ रहा होगा तो V2 बराबर क्या हो जाएगा P0 इस वाले बाएं पक्ष के समीकरण के नीचे में चला आएगा, मतलब हर के रूप में आ जाएगा। तो V2 बराबर हो जाएगा P0 मतलब P0 प्लस H1 D1G बटे में P0 इंटू V1। अब P0 से अगर हम भाग देंगे, P0 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा ये 1 प्लस H1D1G बटे में P0 ब्रैकेट में V1। और इसको हल करेंगे तो ये आयतन जो नेक्स्ट वाला अगला आयतन निकलेगा सतह पर आयतन वायु को बुलबुले का, तो वो V2 होगा और V2 बराबर क्या आ गया है 1 प्लस H1D1 बटे में H2D2 इंटू V1। तो अब यहाँ पे हम मान रख देंगे क्योंकि अब जो हम आयतन निकालने का फार्मूला निकाल पाए हैं उसमें अब सारे मान हमें पता चल गए हैं। तो मान रखेंगे तो H1 का मान 4760, D1 का मान 1 क्योंकि घनत्व है जल का, H2 का मान पारे की ऊंचाई और D2 का मान पारे का घनत्व। तो पारे की ऊंचाई 70 सेंटीमीटर और पारे का घनत्व 13.6। ये हल करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जा रहा है 300 घन सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जो वायु का बुलबुला किसी झील में जब 47.6 मीटर की गहराई पर था तो उसका आयतन उस समय 50 घन सेंटीमीटर था, लेकिन जब वही वायु का बुलबुला झील की सतह पर आ गया है तो उसका आयतन 300 घन सेंटीमीटर हो गया है। तो आपने ये देखा, आपको तो पता ही है कि गहराई पे दबाव ज़्यादा होता है और सतह पे दबाव कम होता है। तो जब दबाव कम होगा तो आयतन बढ़ेगा और बायल के नियम की यहाँ पे पुष्टि भी हो गई। तो ये प्रश्न हल हो गया है। अब अगला जो प्रश्न है सेकंड, क्वेश्चन संख्या सेकंड, किसी स्थान पर G के मान में 2% की कमी आ जाती है तो बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई क्या होगी। अब आपको ध्यान में ये आना चाहिए कि बैरोमीटर भी एक दाब मापी यंत्र है और जो बैरोमीटर है इसमें हम पारे का इस्तेमाल किया जाता है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए। तो सेकंड नंबर का जो प्रश्न है कि किसी स्थान पर G के मान में 2% की कमी आ जाती है तो बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिएगा इस प्रश्न में आपको सीधे सीधे ये देखना है कि जो प्रेशर होता है वो कैसे निकलता है, रो इंटू जी इंटू एच से निकलता है। तो अगर जी का मान 2% घट गया तो सीधे सीधे प्रेशर का भी मान 2% घट जाएगा। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन संख्या 3 में देखिए, द्रव से भरे हुए किसी बंद पाइप में छेद द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है तब दाब किनारों पर बढ़ता है, दूसरा नीचे की ओर बढ़ता है, तीसरा सभी दिशाओं में बढ़ता है, चौथा कभी नहीं बढ़ता है। तो आप कल्पना करिए कि द्रव से भरा हुआ कोई बंद पाइप है, उसमें एक कहीं पे छिद्र कर दिया गया है और उसमें वायु प्रवाहित की जाती है, तो दबाव कहाँ पे बढ़ेगा, तो दबाव जो है नीचे की ओर बढ़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 4, एक 60x60x50 जिसको हम 60x60x50 मीटर क्यूब चैम्बर। अब ये जो आपको डायमेंशन दिया गया है ये क्या रेफर कर रहा है, प्रदर्शित करिए, आयतन को बता रहा है कि 60x60x50 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये आयतन दिया गया है। मीटर क्यूब चैम्बर में हवा को 30 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब बाहर निकलने वाली हवा का आयतन क्या होगा। तो आपको ये देखना है कि एक कोई चैम्बर था जिसका आयतन कितना था 60x60x50 मीटर क्यूब। तो यहाँ से चैम्बर का हमें आयतन पता चल जाता और चूंकि उस चैम्बर में हवा भरी है तो हमें उस हवा का भी आयतन पता चल जाता कि हवा का आयतन क्या होगा। अब चूंकि हवा एक गैस है तो जब उसको गर्म किया जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक, अर्थात प्रारंभिक अवस्था में उस चैम्बर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन फिर उसको गर्म किया जाता है
और उसका तापमान 75 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाता है। तो अब आपको देखना ये है कि इसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि तापमान बढ़ रहा है। पहले तापमान कितना था 30 डिग्री सेल्सियस और बाद में कितना हो जा रहा है 75। तो यहाँ पे कौन सा नियम अप्लाई होगा, चार्ल्स का नियम अप्लाई होगा। और चार्ल्स का नियम क्या बताता है कि स्थिर दाब पर, कि जब दबाव स्थिर रहता है तो आयतन और तापमान एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ये चार्ल्स का नियम है। तो इसका मतलब ये जो प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 5, ये आपका हल हो जाएगा किस वाले नियम से, चार्ल्स के नियम से। और चार्ल्स का नियम आपको पता होना चाहिए कि स्थिर दाब पर होता है। इस प्रश्न का मैं आपको हल दिखा देता हूँ, देखिएगा क्या हमने किया इस प्रश्न के लिए। चार्ल्स के नियमानुसार V1 बटे में T1 बराबर V2 बटे में T2 ये होता है। और V1 कितना है, मतलब इनिशियल प्रारंभिक आयतन कितना है 60 × 60 × 50। V2 हमें ज्ञात करना है कि बाद में आयतन क्या होगा। तो V2 हमें पता नहीं है, लेकिन हमें प्रारंभिक तापमान पता है कि 30 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन चार्ल्स के नियम में हम जो तापमान लेते हैं वो किस स्केल पर लेते हैं, केल्विन तापमान पर। इसका मतलब कि 30 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में बदलना पड़ेगा। 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 का उसमें योगफल करेंगे। तो जब 273 जोड़ेंगे तो 303 केल्विन हो जाएगा। इसका मतलब कि 30 डिग्री सेल्सियस 303 केल्विन तापमान के बराबर है। और फिर 75 डिग्री सेल्सियस जो T2 वाला तापमान था, बाद में जो तापमान हो गया है, उसको भी केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ना पड़ेगा। तो जब 75 में 273 जोड़ेंगे तो 348 केल्विन हो जाएगा। इसका मतलब कि हमें T1 मतलब प्रारंभिक तापमान पता चल गया 303 केल्विन, और अंतिम तापमान भी पता चल गया T2 348 केल्विन। तो ये सारे मान चार्ल्स के नियम का जो सूत्र है उसमें रखेंगे तो हमें V2 का मान, मतलब जो बाद में आयतन हो जा रहा है, वो पता चल जाएगा। तो V1 बटे में T1 बराबर V2 बटे में T2 में सारे मान रखने पर V1 के जगह पे 60 × 60 × 50 रख दिया, और V2 की जगह पे, V2 ज्ञात ही करना था, T1 के जगह पे 303 रख दिया। बराबर होगा ये किसके, V2 बटे में T2 के। तो T2 कितना होगा 348। जहाँ से V2 को अगर हम पक्षांतर करके निकालेंगे तो 1,80,000 × 348 बटे में 303 हो जाएगा। और इसको सरल करेंगे तो 2,06,732 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो बाद वाला आयतन हो जा रहा है वो 2,06,732 हो जा रहा है, 0.67327 के बराबर। अब आपने प्रश्न को हल कर लिया है कि अंतिम आयतन कितना हो जाएगा। तो ये 2,06,732.67 हो रहा है। और आपके जो विकल्प दिए गए हैं इसमें अगर आप पहला विकल्प देखेंगे तो पहले ही विकल्प में 2,06,732.6 मीटर क्यूब दिया है, और दूसरे में दिया है, दूसरे विकल्प में 20,000 मीटर क्यूब, तीसरे विकल्प में दिया है 2,30,000 मीटर क्यूब, और चौथे विकल्प में दिया है 27,322 मीटर क्यूब। तो पहला विकल्प सही हो जा रहा है आपका। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा है कि 5 मीटर क्यूब क्षेत्रफल की सतह पर 2.5 × 10⁻³ न्यूटन बल लगाने पर जितना दाब लगता है उतना ही दाब 7.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की वृत्ताकार चकत्ती पर उत्पन्न करने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इस प्रश्न के लिए करना क्या होगा कि 5 मीटर क्यूब के क्षेत्रफल की सतह पर 2.5 × 10⁻³ न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो इस बल के कारण कितना दाब उत्पन्न होगा वो हम गणना कर लेते हैं। तो इसके लिए हम आपको वर्किंग शीट दिखा रहे हैं कि प्रेशर निकालने का, दबाव निकालने का फार्मूला क्या होता है, P बराबर F बटे में A, जहाँ पे F का मान कितना दिया गया है, मतलब फोर्स का मान 2.5 × 10⁻³ न्यूटन दिया है, और एरिया कितना दिया था 5 मीटर स्क्वायर, तो एरिया से भाग दे दिया। तो यहाँ से हमें प्रेशर पता चल गया कि 5 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर था। मतलब कि दबाव जो था 5 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर था। अब ये जो दबाव आया है, इतना ही दबाव एक अन्य क्षेत्रफल पे लगाने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। तो अन्य क्षेत्रफल जो दिया गया है
वो कितना है। अन्य क्षेत्रफल आपका इसमें जो दिया गया है 7.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे निकालना है। तो देखिएगा इसमें फिर P2 बराबर, क्योंकि P2 मतलब जो बाद वाला दबाव है वो पहले वाले दबाव के बराबर ही रखना है, और तो P2 बराबर P1 होना चाहिए। P2 का फार्मूला क्या होगा, F2 बटे में A2, मतलब दूसरा वाला फोर्स बटे में दूसरी वाली एरिया। तो ये हमने P2 बराबर क्या रख दिया है, P1 के बराबर ही रख दिया है, क्योंकि इतना ही दबाव लगाना था दूसरे वाले क्षेत्रफल पे, 5×10⁻²। हमें फोर्स का मान पता करना है, तो फोर्स को हम वैसे ही रख देते हैं, और हमें क्षेत्रफल पता है कि किस क्षेत्रफल पे इतना दबाव उत्पन्न करना था, तो 7.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को उत्पन्न करना था। तो ये 3 गुणा हो जाएगा, तो F2 का मान आ जाएगा 3.75×10⁻³ न्यूटन। इसका मतलब कि कितना बल लगाना पड़ेगा, 3.75×10⁻³ न्यूटन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे अन्य ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको इससे करा दिए जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।